हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कैसे हो आप सब? जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं, आप सबको वो डर लगा रहता है कि कैसे होगा बोर्ड एग्जाम्स में, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है बच्चे, पढ़ाई करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और आपकी इस प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए हम आपके लिए ये PYQs लेके आए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो जब आप ये PYQs डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमको कौन से चैप्टर से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर लेंगे बायोलॉजी का जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पहले हम MCQ क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, इट इज अ सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे आपको मैच करना है करेक्ट लेबलिंग को वो फिगर के साथ। तो यहाँ पे आपको देखो WXYZ, ठीक है, WXY and Z, these are all the labeled parts। और ये कौन कौन से पार्ट्स हैं ये आपको बताना है 1 मार्क के लिए। यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले W क्या है, ठीक है, Z क्या है, Y क्या है, X क्या है। स्टार्ट करते हैं X से। X जो ये रीजन है ये है आपका एम्प्यूला रीजन, ठीक है, जो आपके ओविडक्ट्स है या फैलोपियन ट्यूब्स है। यहां पे आपको पता है ये फिम्ब्रे है ना। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लग के आपका इनफंडिबुलम है, करेक्ट। देन यू हैव द एम्प्यूला, और यहां पे एक नैरो रीजन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये आपके ओवरीज हो गए दोनों साइड में। ये क्या है, ये जो है आपका सर्वाइकल कैनल, सर्विक्स बोलो आप, ठीक है, और सर्वाइकल कैनल बोल सकते हो, करेक्ट। एंड दिस इज द यूट्रस। यहां पे जो आप देख रहे हो ये यूट्रस है। तो इस जो यूट्रस है उसका आउटर लाइनिंग को हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। मिडिल जो रीजन है मायोमेट्रियम, और जो इनर लाइनिंग है वो है एंडोमेट्रियम, करेक्ट। ये सब आपको पता है कहां पे क्या है। तो अगर अभी आप देखोगे इस फिगर में जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, X क्या है बच्चे, X है एम्प्यूला, ठीक है। W क्या है, W है मायोमेट्रियम। Z क्या है, Z है पेरीमेट्रियम। और Y क्या है, Y है सर्विक्स और सर्वाइकल कैनल। तो अगर आपको देखना है तो यहां पे आप देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। W के लिए क्या लिखा गया, W के लिए क्या है, मायोमेट्रियम, ठीक है, ये हो गया सही। X कौन सा है, X एम्प्यूला, वो भी हो गया सही। Y कौन सा है, सर्विक्स है, वो भी सही हो गया। और अगर आप Z देखोगे तो Z भी पेरीमेट्रियम। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको ये अभी भी बता देती हूं कि जो ये चैप्टर है ना, यहां से आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहां से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ऐसे आपको फिगर्स दे दिया जाएगा या फिर ह्यूमन ओवम दे दिया जाएगा, है ना, या फिर सेक्शनल व्यू दे दिया जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए। इन ह्यूमन स्पर्म न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द रीजन नोन एज हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मल ऐसे आप कर लो। ये कौन सा पार्ट है, हेड, ये नेक है ना, मिडिल पीस, और ये है आपका टेल। ये एक रफ मैंने फिगर बनाया हुआ है। यहां पे तो आपका न्यूक्लियस होता ही है ना, एक्रोसोम भी होता है। और ये जो मिडिल पीस है ना, यहां पे ऐसे स्पाइरल एक होता है नेटवर्क, आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, विच विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो यहां पे जो ऑप्शंस हैं आप देख लो, ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन ए है हेड, हेड में तो नहीं है, नेक में नहीं है, मिडिल पीस में है, ओके।
So numerous mitochondria are present in the middle piece of the sperm to provide energy for the movement of the sperm. Clear हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल. आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 1 से बिगिन होता है ना, जहां पे कि शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, और उसके बाद जब हम 14th डे पे पहुंचते हैं तो वहां पे ओव्यूलेशन होता है. उस टाइम में एलएच सर्ज भी देखा जाता है. करेक्ट. सो एलएच जो जो ऑप्शंस में है वो आप अलग कर लो, छांट लो कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. ठीक है. अब आप देखो एफएसएच भी है यहाँ पे और यहाँ पे है एस्ट्रोजन. बच्चे एस्ट्रोजन जो है ना वो एक्टिव नहीं होता है ओव्यूलेटरी फेज में. एफएसएच जबकि एक्टिव होता है क्योंकि वो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स के स्टिम्युलेशन में वो हेल्प करता है. व्हाट विल हेल्प? द एफएसएच. ओके. सो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, विच इज एफएसएच एंड एलएच. इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया यहां पे? Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone are the hormones that are active during the ovulatory phase of the menstrual cycle. The pituitary gland produces FSH and LH. FSH क्या करेगा? Stimulate करेगा ovarian follicles के growth में, which will again further release estrogen, and LH will trigger the ovulation, which will lead to the release of the egg. ठीक है. चलिए next हम देखते हैं question. The hormone that regulates the synthesis and secretion of androgens in human males में सबसे पहले तो आपको पता हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, है ना. जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा GnRH, है ना. जो GnRH है वो फिर किसको स्टिम्युलेट करेगा? GnRH जो है वो स्टिम्युलेट करेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को. करेक्ट. और एंटीरियर पिट्यूटरी विल अगेन रिलीज 2 हॉर्मोन्स, एक है एफएसएच और एक है एलएच. अब हम यहाँ पे क्या पूछा गया? द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस इन ह्यूमन मेल्स, वो कौन सा है? इसको समझने के लिए आप पहले यहाँ पे ये वाला देख लो. ठीक है. हाइपोथैलेमस मैंने बताया, जीएनआरएच आ गया रिलीज करके, एंटीरियर पिट्यूटरी में उसका काम करने लगा, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होके एलएच रिलीज किया और एफएसएच रिलीज किया. एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने में मदद करेगा. कैसे? क्योंकि जो लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स में एलएच के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है. उसके चलते जो एलएच है वो लीड करेगा टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में. सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है, सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस को कौन सिंथेसिस रेगुलेट करेगा? ठीक है. वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, विच इज एलएच. क्लियर है? ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं हम अभी शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चंस जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है. दीज क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. देखो बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो पहले आगे बढ़ने से पहले वो लिख लेते हैं हम लोग. एक है गैविटोजेनेसिस. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों आ जाएंगे इसमें. अगला है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में. और अगर आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे जाते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओगे चैप्टर में एग्जाम लिखने के लिए, है ना. दिस इज नॉट द केस. दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सब टॉपिक से पिछले सालों में क्वेश्चंस बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं. ठीक है. रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से, तो इसीलिए इस टॉपिक्स को आप स्किप मत करिए. कोई भी टॉपिक भले आप स्किप मत करिए, बट यहां से आपको प्रैक्टिस और अच्छे से लगाना है. ठीक है. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां पे पूछा गया कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है. पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि है GnRH। मैंने बता दिया अभी आपको, जस्ट अभी हमने पिछला क्वेश्चन जब डिस्कस किया था वहां पे हमने करे थे ना ये कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो है GnRH। अब GnRH जब रिलीज होता है वो स्टिमुलेट किसको करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेंगे, एक है आपका LH और दूसरा है आपका FSH। अब ये जो LH है ये कहां पे एक्ट करने वाला है? लेडिक सेल्स के ऊपर, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल सेल्स भी, है ना। तो जो लेडिक सेल्स हैं उसके ऊपर एक्ट करके ये क्या करेंगे? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस। और ये जो एंड्रोजन है ये फिर स्टिम्युलेट करेगा आपके प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। ओके। FSH क्या करेंगे? FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स भी बोलते हैं, है ना। और क्या करेगा? इट विल स्टिम्युलेट द सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आपको 2 मार्क में लिखना है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको। बस हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो फिर कौन से काम में हेल्प करते हैं, बस इतना आपको मेंशन करना है। एंड प्लीज प्लीज वेन एवर यूर राइटिंग द आंसर मेक श्योर कि आप पेपर को क्लीनली लिख रहे हो। ठीक है, ज्यादा आप काट छाट मत करिएगा, डायरेक्टली लिख के उसमें फिर आप अंडरलाइन करिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। गॉट इट? अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस वर्ड आता है ये एक अलग टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक अलग टर्म है, और एक थर्ड टर्म आ जाता है जो कि है स्पर्मिएशन। बहुत सारे बच्चे इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, एंड आई थिंक 2022 या 23 में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप ध्यान से याद करिएगा। अब हम इसमें एक टेबल बना लिए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस पहले देखते हैं हम। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। सो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन को, ये जो होल प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा प्रोसेस। ठीक है, माइटोसिस होगा, इसमें मियोसिस भी होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा, बट ये होता कहां पे है? ये होता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, एंड इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप वो है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं ये मैच्योर करेंगे और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेंगे। कौन से प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस में। गॉट इट? सो यहां पे तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं, बट कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जो कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करेंगे या फिर एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे। आ गया समझ में? अब जब ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो गया है बट वो रिलीज नहीं हो पाता है, और उसको रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस रहता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ओके, द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ल्यूमेन इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो ये जो स्पर्म मैच्योरेशन हो जाएगा फाइनली, ओके, स्पर्म जो बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, तो स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्मेटिड्स बने, फिर स्पर्मेटोजोआ बन गए। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बन गए इसको भी रिलीज होना रहता है, तो वो डिटैच करेंगे कहां से? नर्व सेल से, या कि आपके सर्टोली सेल से, एंड देन दे विल गेन मोटिलिटी लेटर इन द एपिडिडाइमिस, और फिर वो वहां से मूवमेंट करते हुए एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू मूव आउट करेंगे। समझ में आया? जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो आप सबको पता है एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाकी सारे एक्सेसरी डक्ट्स एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चे। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटालिया भी है। ये सब आपको याद रखना है किसके अंदर क्या है, कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है और देखा यह जाता है कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इधर उधर एक दो लाइन लिख के यू कैन नॉट कम, राइट? सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। इसको भी याद रख लो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पूछा गया यहाँ पे? ऑन द डेज ऑफ अकरेंस इन द साइकिल, स्टेज ऑफ द फॉलिकल, हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंसिंग द फेजेस एंड स्टेट ऑफ एंडोमेट्रियम। तो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है फॉलिक्यूलर फेज है, ल्यूटियल फेज है और मेंस्ट्रुअल फेज है, करेक्ट? ये जो फेजेस रहते हैं इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या करना है? पहले आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बना के फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया? डेज ऑफ अकरेंस इन द साइकिल। जो फॉलिक्यूलर फेज है वो डे 1 से लेके डे 14 तक होता है।
ठीक है, इट विल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुएशन एंड एंड एट ओव्यूलेशन, करेक्ट। बट जो ल्यूटियल फेज है, इट विल स्टार्ट आफ्टर ओव्यूलेशन अंटिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल. सो फ्रॉम डे 15 to 28 यू कैन सी दैट देयर इज द ल्यूटियल फेज. ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे जो स्टेज ऑफ द फॉलिकल, सेकेंड वाला जो पूछा है. फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे ग्रो करेंगे और मेच्योर करेंगे. कौन सा? प्राइमरी फॉलिकल इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. ओके, बट व्हेन यू कम टू द ल्यूटियल फेज, यहाँ पे जो फॉलिकल रप्चर हो जाता है मेच्योर होने के बाद, वहां से कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन करेंगे. ओके, दैट इज इन द ल्यूटियल फेज यू विल सी दिस. कम टू द थर्ड वन, क्या पूछा है? हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंसिंग दीज टू फेजेस. तो फॉलिकुलर फेज में ऑब्वियसली फॉलिकल से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होगा और उसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी होगा जो कि डेवलपिंग फॉलिकल से सीक्रेट होता है. अब आप आ जाओ ल्यूटियल फेज में. ठीक है, ल्यूटियल फेज में ऑब्वियसली LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. वो क्या करेगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि फॉर्म हो रहा है रप्चर्ड फॉलिकल से, उसको मेंटेन करके रखेगा. उसके साथ साथ progesterone will also be there, which is secreted by this corpus luteum, which will maintain the uterine lining. Uterine lining को maintain करके होना, uterine lining को maintain करके रखना होता है, correct? So that will be done by progesterone and then LH will be maintaining the corpus luteum. अब आप देखो यहाँ पे state of endometrium क्या है? State of endometrium follicular phase में it will regenerate and thicken. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वापस से एंडोमेट्रियम क्या करेगा? रीजनरेट और थिकन होते रहेगा. और जब ल्यूटियल फेज आ जाता है तब द एंडोमेट्रियम इज एट द मैक्सिमम थिकनेस and it is ready for implantation. If no fertilization occurs, it will start to degenerate. It is waiting for the fertilized egg. That is why the endometrium has to maintain its thickness so that the fertilized egg can come. अगर fertilized egg नहीं आया तो फिर वो degenerate हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे गए थे, देखो कितने अच्छे से हमने इसको फ्रेम करा हुआ है. ऑलराइट, तो ABCD 4 पॉइंट्स थे, उसको हमने ऐसे डिवाइड करके every point we have mentioned here. That is how you'll be able to recall and also get good marks. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट. शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चंस. ये आते हैं आपके 3 मार्क वाले. ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स. पहले हमने देखा MCQs जो कि 16 क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 1 एंड देन शॉर्ट आंसर 2. शॉर्ट आंसर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Differentiate between spermatogenesis and oogenesis in humans on the basis of the following. When the process is initiated, कब spermatogenesis start होता है, कब oogenesis start होता है? क्वेश्चन समझ लो पहले. Number of functional gametes produced per primary spermatocyte और oocyte. कितने functional gametes produce हो सकते हैं एक primary spermatocyte और oocyte से? Then third is specific site at which meiosis 2 is completed. ये आप दोनों के लिए आपको लिखना है. इसमें भी आप क्या फॉलो करोगे? सेम एक टेबल आपको लेना है. ठीक है, इस टेबल में हमने क्या करा हुआ है? पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द प्रोसेस इज इनिशिएटेड. जब इनिशिएट होता है, कब स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है? ऑब्वियसली इन मेल्स इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, तो 12 से 14 साल की उम्र के बीच में. Then oogenesis जो होता है, oogenesis happens when the baby girl is inside the womb of the mother. So it will begin during the fetal development only, before birth. ये है दोनों में एक major difference, याद रखना हमेशा. इससे कभी कभी 1 mark questions भी आ जाता है. ठीक है, next, number of functional gametes produced per primary spermatocyte और oocyte. Spermatocyte में क्या है? 4 sperm cells per primary spermatocyte. ठीक है, बट जब आप oogenesis देखोगे, यहां पे एक ओवम और 2 और 3 या फिर ओके पोलर बॉडीज और प्राइमरी oocyte में फॉर्म होते जाएगा. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 sperm cells you will get, but from primary oocyte you will get 1 ovum. ठीक है, या उसके साथ 2 to 3 पोलर बॉडीज. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट क्या पूछा गया था? स्पेसिफिक साइट एट विच meiosis 2 इज कंप्लीटेड. कहां पे meiosis 2 कंप्लीट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ये जो आपका meiosis 2 है वो कंप्लीट हो जाता है. बट
in females oogenesis in the fallopian tube only after fertilization. Got it? So ये हो गया आपका spermatogenesis और oogenesis के बीच में डिफरेंस, जब आप ये पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हो कि कब वो इनिशिएट हो रहा है, कितने फंक्शनल गैमेट्स प्रोड्यूस हो पा रहा है, और स्पेसिफिक साइट कौन सा है जहां पे कि आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, चलिए यहां पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो यहां पे आप क्या लिखोगे पहले देख लो. Spermatogenesis and oogenesis are 2 processes of gamete formation in humans. कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, spermatogenesis begins at puberty, ये हमने कर लिया, and continues throughout life, while oogenesis begins before birth in females with all primary oocytes formed by the time of birth, and they are arrested in prophase 1 until puberty. ठीक है, जो स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस वो प्यूबर्टी तक प्रोफेज 1 में वैसे ही रहेगा. इट विल नॉट डेवलप, सो इट विल बी अरेस्टेड इन दैट फेज. देन स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फंक्शनल स्पर्म सेल्स, oogenesis में एक प्राइमरी oocyte, ओनली 1 फंक्शनल एग सेल दैट इज ओवम, एंड 3 पोलर बॉडीज जो कि नॉन फंक्शनल है. अब मियोसिस 2 कहां पे कंप्लीट हो रहा है ये भी हमने देख लिया, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, टेस्टिस के अंदर. ठीक है, और जब आप ओविडक्ट को देखोगे, ओविडक्ट following ovulation oogenesis, this will be seen at the oviduct. ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहां पे क्या पूछा है, एक डायग्राम दिया है. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. करेक्ट, यहां पे आपको एक oogenesis का प्रोसेस दिया है इन अ ह्यूमन फीमेल. आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स, वाई और जेड. क्या क्या ये सब है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले आप देखो यहां पे x, ये है एक फॉलिकल. तो यहां पे क्या लिखा है, मेंशन द टाइम व्हेन द प्रोसेस ऑकर्स इन अ ह्यूमन फीमेल. कौन सा फॉलिकल है, x. x है आपका प्राइमरी फॉलिकल, एंड दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन फीमेल. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक बार फ्यूजन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट से फिर डेवलपमेंट होते हैं. ठीक है, देन दैट एक्स इज कॉल्ड एज द प्राइमरी फॉलिकल. अब जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो फॉर्म करता है वाई. वाई को हम क्या बोलते हैं, वाई इज द ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल कैसे फॉर्म होता है, ग्राफियन फॉलिकल में अलग अलग लेयर्स नए ऐड हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर. ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाता है और एक थीका आ जाता है जो कि बना देता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल. अब सेकेंडरी फॉलिकल में टर्शियरी फॉलिकल बनने के लिए क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम. ओके, सो टर्शियरी फॉलिकल फिर क्या करेगा, अपने आप को एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराएगा. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी and then the Graafian follicle which is a mature one. Got it? अब जो यहाँ पे आपको पूछा गया है Z, एक बार आपका रप्चर हो गया. ठीक है, एक बार ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने देखा था ना वहां पे oogenesis वाला जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट करेगा. सो ओके, दिस Z is the corpus luteum and what will it release, it will release the progesterone hormone. Next question. Name the 3 different parts of a human sperm and write their involvement in the process of fertilization. हमने इससे पहले भी एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम कर लिया था, है ना, अगर आपको याद है तो. ठीक है, ये देख लो, ये है आपका हेड, इसके अंदर फिर आपका एक्रोसोम और न्यूक्लियस आ जाएगा, है ना. हमने कर लिया ये पहले भी. फटाफट से इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरे साथ भी करते जाओ. ओके, नेक, देन मिडिल पीस, मिडिल पीस के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और फिर ये हो गया आपका टेल. ठीक है, तो जब यहां पे पूछा जाएगा कि 3 डिफरेंट पार्ट्स, तो आपको क्या बोलना है, हेड, मिडिल पीस और टेल. इन तीनों के आपको फंक्शंस लिखने हैं एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या क्या होता है देख लो सबसे पहले. ठीक है, जब आप हेड देखोगे, करेक्ट, तो जब आप हेड देखोगे, हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसोम हमने किया.
तो इसमें क्या होता है, इट विल कंटेन सर्टेन एंजाइम्स ऑल्सो। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त में acrosome will help the sperm to penetrate the egg and the nucleus will merge with the egg's nucleus। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम का नेचुरल जो नंबर है वो नॉर्मली रिटेन होने में हेल्प हो जाएगा। करेक्ट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द हेड। मिडिल पीस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो पावर हाउस होता है, वो एनर्जी जनरेट करेंगे जो कि स्पर्म के मूवमेंट में आपको हेल्प कर देंगे फर्दर। टेल का क्या फंक्शन है, टेल भी उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा सो दैट द स्पर्म कैन swim efficiently towards the egg for successful fertilization. So these three parts that we talked about, one is the head, middle piece and the tail. These are the three parts of a sperm. And what are their functions, that also we have written. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है, ठीक है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं आपको कि ओके दीज क्वेश्चंस आर वेरी टफ एंड ऑल, बट इसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे आराम से आंसर कर पाओगे। देखो यहाँ पे, a biologist sees the following cells in a cross section of the seminiferous tubule and its surrounding tissues and counts the number of various kinds of cells। कौन कौन से cells दिखे उसको, spermatozoa, spermatid, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, Leydig cells, Sertoli cells and spermatogonium। अब आपको इन सब सेल्स के बेसिस में आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन कौन से सेल्स डिप्लॉयड है और कौन कौन से सेल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट। सो फर्स्ट अगर आप देखोगे डिप्लॉयड में कौन कौन से सेल्स आएंगे, लेडिग सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल और लेडिग सेल, ये चारों जो है ये है आपके डिप्लॉयड। ओके, नेक्स्ट है वो दैट कैन प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड देयर नेम्स। देखो लेडिग सेल्स तो पता ही है हमको, लेडिग सेल्स एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट, एंड जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो एक इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे। गॉट इट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। भले ये बहुत बड़ा दिखे बट इट इज वेरी इजी टू आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये एक डेफिनेशन एक मतलब हमने बड़ा करके लिखा हुआ है इसको, डिप्लॉयड सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स, लेडिग सेल्स आ गए, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स में लेडिग सेल्स है और सर्टोली सेल्स है। गॉट इट। नेक्स्ट, a couple is trying to conceive and start a family. If the woman's period is scheduled to start on July 19th, what was the estimated date of ovulation for the previous cycle? Next question, and name the 4 important reproductive hormones and state whether their levels will be high or low on the date identified in A. अब आपको पता है कि menstrual cycle जब start होता है वो होता है first day, correct? First day से लेके 14th day तक, 14th जो डे आ जाता है वो बन जाता है आपका ओव्यूलेशन डे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अगर उसका जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई 19 को, तो आप इसमें क्या करोगे, -14 कर दोगे, करेक्ट। -14 अगर आपने कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस साइकिल में जो है उसका कब ओव्यूलेशन हुआ था, क्योंकि हम एवरेज में 28 to 35 डेज का लेते हैं, करेक्ट। सो अगर इसको हम करें तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जुलाई 5th। तो एस्टिमेटेड डे ऑफ ओव्यूलेशन फॉर द प्रीवियस साइकिल विल बी जुलाई 5th। अब इसमें क्या पूछा है, 4 इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स एंड देयर लेवल्स आपको बताने हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या क्या है, पहले तो हो गया आपका ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, FSH भी हाई लेवल पे है और LH भी हाई लेवल पे है। LH तो इतना हाई लेवल हो जाता है कि उसको हम LH सर्ज भी बोल देते हैं, पता है ना आपको, है ना। बाकी जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल लो है। गॉट इट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा, ये अभी अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फेजेस इन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरियोला स्टेज till the establishment of pregnancy in a human female। यहाँ पे मोरियोला स्टेज आपको दिख रहा है, till the establishment of pregnancy in a human female। यहाँ पे आपने देख लिया ओवम, ओवम से आके स्पर्म मिल गए, है ना, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, 4 सेल। मोरियोला जो स्टेज होता है वो होता है 8 to 16 सेल वाला स्टेज। अब यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट वाला एक्सप्लेन करना है। इधर से भी क्वेश्चन आता है, गैमेटोजेनेसिस से भी आ जाता है, गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ओके। ऑल दीज विल हैव सम डायग्राम्स व्हिच विल शो यू, करेक्ट। तो आपको याद रखना है, आपको नेम्स अच्छे से याद रखना है और क्या होता है वहां पे। पहले तो आप देख लो मोरियोला क्या है, मैंने बता दिया 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ओके।
दिस इज द मोर्यूला स्टेज। अब इसके बाद क्या होता है देखो, मोर्यूला डिवाइड करता है, ठीक है, इट विल डिवाइड, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट as it moves further into the uterus। यहां पे आप देख रहे हैं A B C D E, करेक्ट। तो E क्या है, ये है मोर्यूला स्टेज, ठीक है। अब मोर्यूला क्या करेगा, और डिवाइड करते हुए यूट्रस में उसको जाना है, तो वो फर्दर डिवाइड करते जाता है, एंड द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड into an outer layer called the trophoblast। क्या बोलते हैं outer layer को, trophoblast। और inner group of cells attached to the trophoblast is called as the inner cell mass, ठीक है। तो inner cell mass और trophoblast, got it। उसके बाद जो trophoblast है वो क्योंकि बाहर का लेयर है, वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में बच्चे अटैच हो जाएगा, ओके, एंड द inner cell mass will get differentiated as the embryo, got it। उसके बाद जब अटैचमेंट हो गया, ये यूट्रिन सेल्स आल्सो विल डिवाइड रैपिडली, और फिर वो क्या करेंगे, वो जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट वाला जो अटैच हो गया उधर, उसके ऊपर कवरिंग डालेंगे, ओके, एंड द ब्लास्टोसिस्ट विल बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, गॉट इट, ओके। यहां पे देखो आप, यहां पे आप देख लो, एग है, फिर स्पर्म आया, फिर फ्यूजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर मोर्यूला फॉर्मेशन हो गया। मोर्यूला फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे FGH है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ओके, ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में वो जाके इम्प्लांट हो रहा है। जो जी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जी स्टेज, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यहाँ पे एक ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है जो कि जाएगा और यूट्रिन वॉल में एम्बेड होने लगेगा, उसके साथ साथ यूट्रिन सेल्स भी डिवाइड करके उसको कवर करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बने, got it। so this is the whole process in which it happens। ये आ गया, आपको आराम से 3-4 मार्क मिल जाएंगे इसमें। अब आ जाओ आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। द प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड and controlled under the influence of hormones। ये करेक्ट है, बहुत सारे हॉर्मोन्स होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था जब हम 2-3 मार्क क्वेश्चन कर रहे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं, कब स्टार्ट होता है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमंस, एंड देयरआफ्टर इट कंटिन्यूज। The primordial cells within the embryonic testes which differentiate into spermatogonia are the precursors of sperms। हमने बताया था ये भी, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएंगे, फिर स्पर्मेटिड भी हो जाएंगे, है ना, फिर स्पर्मेटोजोआ। So these are located at the outer walls of the seminiferous tubules where the process of spermatogenesis proceeds। Correct? इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, क्या, that you have to state the site of action of FSH in the testes and describe its action thereafter। The site of action in the testes क्या क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, सेटोली सेल्स के ऊपर। हमने पहले क्या किया था, पता चला हमको कि हाइपोथैलेमस है, GnRH रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, 2 हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, FSH और LH। LH जो है लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, जो FSH है वो नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, एंड दे विल एक्ट, व्हाट विल दे डू नाउ, देखो यहाँ पे, they will provide nourishment and support to the developing sperms। ये हमको पता है, इसीलिए तो आपके सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोला जाता है। क्यों नर्स सेल्स बोला जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट एंड सपोर्ट। उसके साथ साथ क्या करेंगे, इट विल ऑल्सो सीक्रेट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, जो कि टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होके क्या करेंगे, टेस्टिस में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑल्सो इट विल सीक्रेट इनहिबिन, इसके रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना, which will provide the negative feedback to the anterior pituitary to regulate the FSH secretion and maintain the sperm production balance। क्योंकि sperm production everyday basis पे होते रहता है, करेक्ट। तो उसके ऊपर चेक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा, इनहिबिन, correct। So if inhibin will do this negative feedback, that means that the maintenance of the sperm production will be done। ठीक है, और वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था,
डिस्क्राइब द रोल ऑफ LH इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले तो FSH पूछा, नेक्स्ट आपको LH के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद क्या है, नेम द सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स विच अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, meiosis 1 and meiosis 2 during the process of spermatogenesis। और ऑप्शन सी में क्या है, नेम द एक्सेसरी डक्ट्स that the sperms travel through from seminiferous tubules to reach the epididymis। इसमें देखो 3-4 चीजें आपको कवर की गई है। एक तो सेल डिवीजन वाला पार्ट कवर किया गया स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। दूसरा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर भी पूछा गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं उसमें हमको टेस्टिस के बारे में उसका हम सेक्शन लेके उसमें भी पढ़ते हैं, बट उसके साथ साथ जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि कैरी करते हैं, है ना, स्पर्म को बाहर कैसे कैरी करते हैं, वो चीज भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप इमेजिन करो अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ते हो तो आप कितने मार्क्स के लॉस में आ जाओगे। गॉट इट? तो हमेशा अटेम्प्ट करना। अभी आ जाओ, देखो LH का रोल क्या है, ये पता है हमको, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। लेडी सेल्स इन द टेस्टिस, व्हाट दे विल डू इज दे विल act on the testes and they will produce the testosterone। टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो स्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके साथ साथ सर्टोली सेल्स जब नरिशमेंट दे रहे तो उसके साथ साथ ये बैकअप भी प्रोवाइड करेगा आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन में सेल्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, और प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के लिए, मियोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया आपका सेल, बट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट मियोसिस 2 जब आता है उसका सेल क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके प्रोडक्ट्स क्या है? स्पर्मेटिड्स। गॉट इट? जब स्पर्मिएशन होगा तो ये स्पर्मेटिड्स फिर से कन्वर्ट होके फिर वो मूव आउट कर जाएंगे। एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या है? रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर वास डिफरेंस, और फिर इजैक्युलेटरी डक्ट से वो लोग बाहर निकलेंगे। गॉट इट? ओके, सो दिस इज द होल सीक्वेंस। यहाँ पे माइटोसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बट जब मियोसिस स्टार्ट हो जाता है तो प्राइमरी से स्टार्ट होते हुए पहुंचता है आपके स्पर्मेटिड्स में। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ गुड 5 मार्क्स इजीली। ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है, यू विल गेट द मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग आंसर में। यहां पे ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। यहां पे पूछा गया है द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड सीजेस अराउंड मिडिल एज ऑफ द फीमेल। करेक्ट? मेनार्क और मेनोपॉज। ये भी पता है आपको मेनार्क कब होता है, मेनोपॉज कब होता है। Study the graph given below regarding menstrual cycle and answer the questions that follow। ये आप देख लो अच्छे से पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? Name the hormones and the source organ which are responsible for menstrual cycle at puberty। Next question है for successful pregnancy, at what phase of the menstrual cycle an early embryo should be implanted in the uterus of a human female who has opted for assisted reproductive technology? Support your answer with a reason। Next है name the hormone and its source organ responsible for the events occurring during proliferative phase of menstrual cycle, और आपको यहाँ पे event explain करना है। इन इसके अलावा ओके, और व्हाट इज रिटन इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल व्हाट डज मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये और इधर आने वाला है। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें 2 क्वेश्चंस है, आइदर आप ये कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो। करेक्ट? सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा? आपको हार्मोन और सोर्स ऑर्गन करना है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन और ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है अर्ली एम्ब्रियो का, जो बोला था हमने 3 ब्लास्टोमियर स्टेज में, वो कौन से फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने चाहिए? दे शुड बी देयर ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज, क्योंकि सीक्रेटरी फेज में आपका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिकेंड हो जाता है एंड इट इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, हाईली वैस्कुलराइज्ड हो जाता है। करेक्ट? विच विल प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरमेंट फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब अगर आप प्रोलिफरेटिव फेज में देखोगे, वहां पे एस्ट्रोजन तो है ही, ओवरी से रिलीज हो रहा है, बट the estrogen what it will do, it will promote the thickening of the endometrium lining so that a potential fertilized egg can come and get implanted. Okay,
और एक ऑप्शन था उसमें कि क्यों आपके ओव्यूलेशन के उसमें जो होता है ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल वाला क्यों होता है, राइट? इफ द फर्टिलाइज्ड एग डज नॉट कम. So after ovulation, what happens? The remains of the Graafian follicle are transformed into the yellow endocrine structure that is known as the corpus luteum. ये भी पता है हमको, हमने already discuss कर लिया. It produces progesterone. ये पता है. Progesterone hormone facilitates the preservation and preparation of the endometrium for the embryo implantation. Okay? And menstruation will cease during pregnancy so that all the menstrual cycle will stop. बट इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये जो फॉर्म हुआ है वो डीजेनरेट कर जाएगा. अगर वो डीजेनरेट कर जाएगा, इट विल फॉर्म कॉर्पस एल्बिकेंस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हुआ है उसका मतलब ये है कि वो वेट कर रहा है, ठीक है, वो वेट कर रहा है कि प्रेगनेंसी हो. इन केस फर्टिलाइज्ड एग नहीं आया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये डीजेनरेट करके एक और व्हाइट मास फॉर्म कर जाएगा जो है कॉर्पस एल्बिकेंस. ठीक है, ये है आपका व्हाइट मास, ये है आपका येलो. करेक्ट. सो व्हेन इट इज गेटिंग चेंज टू कॉर्पस एल्बिकेंस, उसके साथ साथ ये जो सब्सटेंस है ना कॉर्पस ल्यूटियम क्या करे, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर पाता है, उसी के चलते ही वो मेंटेन होकर रह पाता है ना. बट कॉर्पस एल्बिकेंस जो है उसमें वो सीक्रेटरी एबिलिटी है नहीं. तो अगर वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑटोमेटिकली ब्लड में डिक्रीज होते जाएगा. तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो जाता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाने वाला है. करेक्ट. हमने ये भी देखा था कि LH जो लेवल्स हैं वो हाई होते हैं, FSH के जो लेवल्स होते हैं वो भी हाई होते हैं. करेक्ट. बट प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर लो. गॉट इट. ओव्यूलेशन के टाइम में ये भी हमने देख लिया था. तो हॉर्मोन्स कैसे रिलेटेड है, क्या होता है अंदर, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. Okay. Next long answer question. Explain the ovarian and uterine events taking place along with the role of pituitary and ovarian hormones during menstrual cycle in a normal human female under the following phases. कौन-कौन से phases हैं? Follicular phase, luteal phase, menstrual phase. Luteal phase को हम secretory phase भी बोलते हैं और follicular phase को हम proliferative phase भी बोलते हैं. Got it? सबसे पहले फॉलिकुलर फेज जो है, प्रोलिफरेटिव फेज है, उसमें ओवरी में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो मैच्योर करके एक डोमिनेंट फॉलिकल बना के इवेंचुअली एक ग्राफियन फॉलिकल बनाता है. ये हो जाता है आपका फॉलिकुलर फेज में. ओके. उसके बाद यूटरस में क्या होता है, जब ये फॉलिकुलर इवेंट्स चल रहे होता है तो तब ईस्ट्रोजन दैट जो सीक्रेट होता है फॉलिकल से वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनिंग को हेल्प करेगा सो दैट इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन. और पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स में क्या हो रहा है, FSH सीक्रेट हो रहा है, जो कि FSH है तो फॉलिकुलर ग्रोथ में वो हेल्प करने वाला है. ईस्ट्रोजन विच इज देयर, इट विल हेल्प इन द थिकनिंग ऑफ द यूटेरिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज. फिर LH भी है. LH भी ऑब्वियसली इट विल लीड अप टू ओव्यूलेशन, वो जो LH सर्च के बारे में हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट जो फेज है वो सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज. वो क्या होता है, उसमें होता है जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, ये हमने देख लिया था. और जो प्रोजेस्टेरॉन है और छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन वो भी सीक्रेट होते रहेंगे. बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर देन द कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट आफ्टर 14 days. करेक्ट. तो यूटेरिन इवेंट्स इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जो ल्यूटियल फेज है या फिर जो आपका सीक्रेटरी फेज है उसमें सबसे ज्यादा थिकनिंग होती है आपके एंडोमेट्रियम की. इट इज द थिकेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. इट इज ऑल्सो हाईली वैस्कुलर सो दैट अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो विल बी नरिश्ड विद इन द एंडोमेट्रियम. ओके. अब आप आ जाओ इसमें पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स में क्या होता है. प्रोजेस्टेरॉन तो ऑब्वियसली इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. करेक्ट. एस्ट्रोजन क्या करेगा, इट विल ऑल्सो बी हाई बट इट विल बी अ लिटिल लोअर देन द प्रोजेस्टेरॉन. और LH और FSH जो है उनके लेवल्स कम हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जाएगा. ठीक है. नेगेटिव फीडबैक विल हेल्प टू कंट्रोल द एक्सेस अमाउंट ऑफ सीक्रेशन ऑफ द अदर हार्मोन्स. नेक्स्ट जो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज है. मेंस्ट्रुअल फेज में आपको पता है क्या है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा. यूटेरिन इवेंट्स में आप देखो shedding of the thickened endometrial lining will happen which leads to the menstrual flow. Then pituitary and ovarian hormones में क्या क्या आप देखोगे, प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो गया तो यूट्रिन लाइनिंग ब्रेक होगी और जो FSH और LH है वो फिर से धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे ताकि फॉलिकल्स डेवलप हो जाए. ठीक है. तो
ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी लेंदी रहेगा, तो इसको आपको अगर फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना है आप फ्लो चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। बढ़िया से इसको आपको सारे स्टेजेस को हाईलाइट करते हुए यू हैव टू राइट डाउन। ओके, देन मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर्स इन अ ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन how polyspermy is prevented, मतलब multiple sperms ना fertilize कर पाए। Name the embryonic stage that gets implanted in the uterus and explain the process of implantation in human female। ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी कैप्चर करेगा, ये तो आपको पता है, उसके बाद इनफंडिबुलम रहता है। बट एम्प्यूला जो रीजन है, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में आपके फर्टिलाइजेशन के लिए जगह है। ओके, दैट इज वेयर फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। And then during copulation, the motile sperms will swim rapidly, they will pass through the cervix, they will enter the uterus and finally reach the fallopian tube where they will meet the egg। ठीक है, अब जो एक्रोजोम है, हमको पता है कि स्पर्म के हेड में एक्रोजोम है, उसमें भी एंजाइम्स रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ओवम के साइटोप्लाज्म में घुसेंगे थ्रू द जोना पेलुसिडा। ओके, देन उसके साथ साथ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte विल हैपन। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो दो हैप्लॉइड मिला के एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपको पता है कि जोना पेलुसिडा लेयर ओवम के इसमें वो आ गया कांटेक्ट में, उसके बाद क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल स्पर्म्स जो रहते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है तो डीपोलराइजेशन हो जाता है। किसका हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। Correct? So that the additional sperms will not be able to come and only one sperm can fertilize the ovum. Thus, polyspermy will be prevented. Polyspermy, poly मतलब more than one. Okay, spermy मतलब fertilization of the egg by multiple sperms. Got it? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपके ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाता है यूटरस में, इन ह्यूमन फीमेल्स यू सी दैट इट विल ऑकर आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। करेक्ट? तो ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर क्या है? ब्लास्टोमियर है। उसको हम ब्लास्टोमियर जो बन जाते हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अंदर के लेयर को हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है और इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी क्या क्या है। ओके, दिस इज द ओवम। ओके, ये ओवम जब रिलीज हो जाता है तब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन के साथ, तो मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन ओवम एंश्योर द एंट्री ऑफ अ सिंगल स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगेन द पॉलीस्पर्मी थिंग पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यहां पे जो ए, बी और सी है ये क्या क्या है, ये आपको लिखना है। ए तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, कॉर्पस ल्यूटियम है ना, बाहर के जो सेल्स हैं। करेक्ट? बी जोना पेलुसिडा, और जो सी है ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपने अभी नेमिंग कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट हो जाता है, अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जब वाला जो क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ द स्पर्म इट विल स्टिमुलेट द एग, ओके, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, सो दैट जो मियोसिस 2 सस्पेंडेड है वो फिनिश हो जाए और एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे। गॉट इट? ओके, अब हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा है हाउ डज एन ओवम एंश्योर द एंट्री। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी करा था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। क्या होता है वहां पे? डीपोलराइजेशन होता है। किसका डीपोलराइजेशन हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। सो इफ द डीपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम विल ऑकर, इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहां पे देखो, फिर से ये एक प्रोसेस यहां पे दिया हुआ है।
ऑलराइट, तो इधर कुछ कुछ चीजें पूछी गई हैं आपको, वेयर इट इज आस्क्ड दैट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट इज शोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो यहाँ पे धीरे धीरे करके मूव कर रहा है, आपको क्वेश्चंस हाईलाइट करके यहाँ पे पूछा गया कि आपको ई जी क्या क्या है। ई और जी ऑब्वियसली हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया था, ई इज मोर्यूला, ओके, और ये जो जी है ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, आपको आइडेंटिफाई करने बोला गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपको प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एक्सप्लेन करना है, करेक्ट। सो प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन जब आपको एक्सप्लेन करना है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन जब जाइगोट मूव होने लग जाएगा, कहां पे, इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट, इस्थमस किधर है, द नैरो वन विच विल जॉइन द यूटरस, करेक्ट। तो क्लीवेज होने के बाद जब यूटरस के थ्रू मूव होने लग जाएगा, पहले तो 2, फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, दैट इज हाउ द डॉटर सेल्स विल बी डिवाइडिंग। तो जब 16 वाला सेल पहुंच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 8 to 16 वाले को मोर्यूला बोलते हैं, करेक्ट। तो जब मोर्यूला डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर क्या फॉर्म करेगा, धीरे धीरे करके इट विल मूव फर्दर इनटू द यूटेरस, फिर ब्लास्टोमियर्स लाइनिंग बनाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा और इनर सेल मास बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होके फिर आपके एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो जाएगा, देन यूटेरिन सेल्स भी डिवाइड करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाएगा, उसके बाद एंडोमेट्रियम में एम्बेड होने के बाद इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए अभी इस चैप्टर में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए इस चैप्टर में, गैमेटोजेनेसिस हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, लॉन्ग आंसर हो जाए, शॉर्ट आंसर हो जाए, सारे एस्पेक्ट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग और मेहनत करते रहिए, अपने PYQ सॉल्व करते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।